आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस। बेस का वैलेंसी फैक्टर हम डिस्कस करेंगे, जबकि हमने लेक्चर नंबर 26 में डिस्कस किया है वैलेंसी फैक्टर एसिड, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एसिड का वैलेंसी फैक्टर पूछा जाता है, उस एग्जाम्पल को भी हमने बोर्ड पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, वो भी डायग्राम के थ्रू। ठीक है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे बेस का वैलेंसी फैक्टर किस तरह फाइंड करते हैं। जहाँ हमने एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या बताया था, एसिड क्या होता है किसी भी एक्वस मीडियम में एसिड क्या होता है किसी भी एक्वस मीडियम में जाने पर जितने भी नंबर ऑफ एच आयन रिलीज करता है वो आपका एसिड का वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। तो क्या यहाँ पर लिखेंगे, नंबर ऑफ एच आयन गिवन बाई 1 मॉलिक्यूल्स। एसिड का आपके पास मान लीजिए 1 मॉलिक्यूल्स है, वो एक्वस मीडियम में जैसे ही जाएगा अगर जितने भी नंबर ऑफ एच आयन रिलीज करेगा वो आपका एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। हम यहाँ पर करते हैं बेस की बात। तो चलिए आइए बेस को समझते हैं। बेस के लिए हम किसकी बात करते हैं, एसिडिटी की बात करते हैं, एसिडिटी। अब ये एसिडिटी क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूजन होती है इसमें बच्चों को, एसिडिटी क्या होता है, जबकि ये 10th क्लास का टॉपिक है। इसमें क्या बताया जाता है, बेस के लिए जो भी एसिडिटी होती है वही उसका क्या होता है, बेस के लिए एन फैक्टर होता है। तो एसिडिटी आइए समझते हैं। तो आपको पता होगा जो बेस क्या होता है, एक्वस मीडियम में जाने पर क्या देता है, नंबर ऑफ OH आयन देता है, जितने भी नंबर ऑफ OH आयन देता है। अगर आप बेस को क्या कर देते हैं, एसिडिक मीडियम में रख देते हैं, तो एसिडिक मीडियम में तो H आयन भी होंगे कि नहीं होंगे। तो वो OH आयन, बेस का जो OH आयन है, जितने भी नंबर ऑफ H आयन को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। बेस के जितने भी OH आयन होंगे वो एसिड के जितने भी H आयन को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। उसको ही आप कह देते हैं कि वो बेस का एन फैक्टर है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही तो आप बस सिंपल सा इतना ही अपने माइंड में रखिए, बेस एक्वस मीडियम में जाने के बाद जितने भी नंबर ऑफ OH आयन रिलीज करता है वो आपका क्या कहलाता है, बेस का एन फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिख सकते हैं, बेस क्या करता है, एक्वस मीडियम में जाने के बाद जितने भी OH आयन रिलीज करता है वो आपका क्या कहलाता है, बेस का एन फैक्टर कहलाता है। मान लीजिए आपके पास बेस का एक मॉलिक्यूल्स है, कितना मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स है, कितने, एक मॉलिक्यूल्स को अगर आप वाटर में डालते हैं या किसी भी एक्वस मीडियम में डालते हैं, जितने भी नंबर ऑफ एच आयन जितने भी आपको नंबर ऑफ OH आयन मिल जाते हैं वो आपका क्या कहलाता है, बेस का एन फैक्टर कहलाता है। तो चलिए आइए अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, किसको लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या कर देता है, हमें नंबर ऑफ OH आयन कितने देता है, एक OH आयन देता है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। अब हम ले लेते हैं, ये सोडियम है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सोडियम है, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसे जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये OH आयन कितने देता है, ये OH आयन देता है ओनली 1। कितने देता है, ओनली 1। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हुआ, इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है इसका वैलेंसी फैक्टर भी 1 हुआ। आइए अब बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे आप जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सोडियम क्या नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे जब आप वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं तो OH आयन देता है, कितने देता है, 2 OH आयन देता है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ, 2 हुआ। अब हमने एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये वाटर में जाने के बाद कितने OH आयन देगा, 3 देता है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें क्या बताना है, बेस का एन फैक्टर हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब हम एन फैक्टर बताएंगे किसका, सॉल्ट का बताएंगे, किसका, सॉल्ट का बताएंगे, फिर आयंस का बताएंगे। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें रफ करना है। रफ कर दिया है। चलिए आइए समझते हैं सॉल्ट का हमें आपको क्या बताना है। आपके पास एक कोई ऐसा कंपाउंड है जो कैसा कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, मान लीजिए सॉल्ट है, ठीक है। तो उसका आपको बताना है वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है, ये हमने लिया पहला एग्जाम्पल, ये है सोडियम क्लोराइड। ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसे आप सॉल्ट भी कह सकते हैं, क्या, सॉल्ट भी कह सकते हैं। ये वाटर में जाने के बाद क्या करता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। एक कटायन देता है, क्या देता है, कटायन देता है, दूसरा क्या देता है, एनायन देता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। किसी एक चार्ज को आप मानिए, या पॉजिटिव लेकर चलिए चाहे नेगेटिव लेकर चलिए, दोनों को लेने की जरूरत नहीं, कोई एक ले लीजिए, पॉजिटिव चार्ज लिए या फिर नेगेटिव चार्ज लिए, चाहे नेगेटिव चार्ज ले लीजिए, कोई भी एक चार्ज ले लीजिए आप। तो हम क्या लेते हैं, कौन सा चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या है, +1 का चार्ज है, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है +1 का है, ठीक है, तो यहाँ पर एन फैक्टर
1 होगा। ये सॉल्ट के लिए, किसके लिए? सॉल्ट के लिए n फैक्टर होगा 1। आइए एग्जाम्पल नंबर दूसरा समझते हैं। हमने लिया कैल्शियम क्लोराइड, ये भी हमारा एक आयनिक कंपाउंड है जो कि सॉल्ट है। ये वाटर के में डिसॉल्व होने पर ये भी आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। यहाँ पर क्या करता है? कैल्शियम पे +2 का चार्ज आता है, प्लस उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोराइड आयन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इसमें भी चाहे पॉजिटिव चार्ज आप लेकर चलिए चाहे नेगेटिव चार्ज लेकर चलिए, तो हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इस पर कि मान लेते हैं जो हमारा जो कैटायन है उस पर कितना चार्ज है? +2 का चार्ज है, तो हमारा वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, चलिए हमने सॉल्ट का भी बता दिया। सॉल्ट का n फैक्टर क्या होता है? पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज। ठीक है, उसका आपको मैग्नीट्यूड लेना है, ना कि पॉजिटिव निगेटिव साइन नहीं लेना है, आपको उसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज जो होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड पर, वही आपका क्या कहलाता है? उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। आपको उसका मैग्नीट्यूड लेना है, चार्ज बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, अब समझते हैं किसके बारे में? आयंस के बारे में। मान लीजिए आपके पास आयंस बहुत सारे होंगे, एग्जाम्पल दिया होगा, एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन दिए होंगे उसमें आयंस दिया होगा, उसका आपको क्या बेसिक, अगर बहुत ही सिंपल कभी कभी पूछ लिया जाता है, उसका आपको आयंस का क्या बताना रहेगा? वैलेंसी फैक्टर बताना होगा। तो आइए देखते हैं उसको कैसे करते हैं। ये देखिए हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर जो देखिए जो पोटेशियम है, जो क्लोराइड आयन है, तो इस पर देखिए क्या है? चार्ज लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, आपको ठीक है, तो आपको क्या बताना है? इस पर जितना भी चार्ज होगा, ये क्या है? ये सभी क्या है? आयंस हैं। ये सभी क्या है? आयंस है। ये भी क्या है? आयंस हैं। इन आयंस पर जितना भी चार्ज है वही आपका क्या है? वैलेंसी फैक्टर है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर जो आयंस लिए हैं उस पर कैसा चार्ज है? सर प्लस पॉजिटिव है, इस पर प्लस इस पर माइनस निगेटिव 1 है, इस पर भी माइनस है, वो भी 1 की -1 का चार्ज है, इस पर भी -1 का चार्ज है, इस पर भी -1 का, इस पर +1 का चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो कैसा है? हमें मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। और इस पर देखिए जो चार्ज है वो कैसा है? इसमें -2 है, इस पर भी -2 है, तो हमें चार्ज तो हटा दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। अब इस पर देखिए कितना चार्ज है? एक -3 है, एक +3 है। ठीक है, आपको इसका में भी क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है, साइन को नहीं लेना है आपको, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, चलिए आइए हमने आयंस का भी बता दिया, एन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब बारी है रेड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग अगर एजेंट है तो उसका वैलेंसी फैक्टर हम कैसे बताएंगे, और एलिमेंट का। आप ये नोट करना है, नोट कर लीजिए, हम फिर इसे रफ करके आपको बताते हैं एलिमेंट का, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। हमने रफ कर दिया है, आइए जानते हैं एलिमेंट का। एलिमेंट का आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? वैलेंसी फैक्टर। तो आप जानते हैं जो सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? यहाँ पर हम समझाते हैं, ऊपर समझा देते हैं। सोडियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो कैसे करते हैं? आप जानते हैं, छोटे क्लास में आप पढ़ चुके हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। तो इसमें क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। तो पहली सेल में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8 होता है, फिर क्या होता है? 1 होता है। तो जो लास्ट वाली सेल होती है हम उसे क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। तो ये क्या करता है? सोडियम एटम क्या करता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये तो यह करे, या तो ये दो काम कर सकता है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को अपने में गेन कर ले, या 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? लूज कर दे। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। सोडियम एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आउटर मोस्ट सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर देता है। ये जितने भी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करी से, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करी से? 1। तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? सोडियम का 1 होगा। इसी तरह आइए क्लोरीन को समझ लेते हैं। क्लोरीन ये क्या एलिमेंट है? क्लोरीन एलिमेंट ले लेते हैं। इसमें एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। पहली जो सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, फिर होते हैं 8, उसके बाद लास्ट में क्या होता है? 7। तो ये क्लोरीन जो एटम है ये भी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 काम कर सकते हैं। ये क्या करे? या तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? गेन कर ले, या फिर क्या करे? 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो इसके लिए सबसे आसान क्या होता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। इसने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो क्या होगा? वो भी क्या होगा? 1 होगा। वो भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब आती है ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन में आप अच्छी तरह जानते हैं उसके कि ये भी क्या करता है? अपनी स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। ये इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करना चाहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज कर देगा। तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर है क्या होगा?
क्या होगा 2 होगा। जैसे कि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम में क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा क्या होगा, 3 होगा। एलिमेंट का हमने आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। ये तो वैलेंसी, ये जो हमने आपको जो वैलेंसी बताई है, ये आपको क्या, ये सब वैलेंसी है एलिमेंट की। देखिए एलिमेंट का अगर आपको वैलेंसी एलिमेंट का अगर आपको एन फैक्टर बताना है तो आपको उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। अगर आपको वैलेंसी पता है तो बहुत ही आराम से निकल जाएगा। और जो वैलेंसी बहुत ही 10th या 9th क्लास में बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। अब एक बचा है केवल लास्ट, ये इसे हम डिटेल में ये भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने वीडियो को कंक्लूड करेंगे पहले। लेकिन एक समझाना है हमें, केवल एक समझाना है बस। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें इसे भी रफ करना पड़ेगा। हमने रफ कर दिया है। आइए देखिए, बोर्ड पर हमने केमिकल रिएक्शन लिखी है, केमिकल रिएक्शन लिखी। इस केमिकल रिएक्शन को समझते हैं और हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें ये बताना है आपको, इसका आपको क्या बताना है, वैलेंसी फैक्टर या फिर कहें एन फैक्टर आपको बताना है। इसीलिए हमने एक केमिकल रिएक्शन लिखी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने एक केमिकल रिएक्शन लिखी है। सबसे पहले अब केमिकल रिएक्शन में आपको बताना है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो सबसे पहले हम आइए ऑक्सीडेशन, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, आपको पता होगा छोटे क्लास में, इसे भी बहुत ही, आप तो 12th क्लास में आ गए हैं। कौन से क्लास में, 12th क्लास में आ गए हैं। और हम ये तो 11th क्लास में भी आपको यहाँ पर बताया जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है किसी भी एलिमेंट की। इसीलिए ये टॉपिक हमें बताने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको चार्ज निकालना आता होगा। यहाँ पर क्या, मैग्नीशियम पर कितना आएगा चार्ज, +7 का आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, +2 का आएगा। यहाँ पर क्या आएगा चार्ज, यहाँ पर +3 का आएगा, यहाँ पर +4 का आएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर चार्ज मेंशन कर दिया। अब आपको बताना है यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए चार्ज यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर जो चार्ज हो रहा है तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए, यहाँ पर 7 है, +7 है, यहाँ पर +2 है। तो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का। कितने, 5 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो चलिए आइए इसका हम हाँ 5 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पर, और ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर बताइए आपको, यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है, +3 का चार्ज है, यहाँ पर क्या है, +4 का चार्ज है। यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब हमने एक ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखी जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो आपको क्या बताना है, अब आपको सभी एक जो हमने लिखा है, इस कंपाउंड और ये कंपाउंड, इन सभी का आपको क्या बताना है, वैलेंसी फैक्टर बताना है। तो सबसे पहले वैलेंसी फैक्टर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका वैलेंसी फैक्टर। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हमने आपको बता दिया, हम क्या करते हैं, इसे रफ कर देते हैं, क्योंकि हम इसी में, चलिए लिख देते हैं, देखते हैं आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि नहीं। देखते हैं समझ में आएगा तो आ जाएगा, शायद स्पेस भी है अच्छा खासा। तो आपको क्या करना है, इसका वैलेंसी फैक्टर फाइंड करना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जिसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहे हैं, +7 से +2 हो गई। कितने का चेंज हुआ, 5 का चेंज हुआ। कितने का, 5 का चेंज हुआ। और इसमें एटम कितने हैं, कितने एटम है, जल्दी से हमें आप लोग बताइए, इसमें एटम कितने हैं। जो मैग्नीशियम है कितने, एक एटम है, एक एटम, ये कितना एटम है, एक एटम है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। एलिमेंट में कितने, देखिए हमने यहाँ पर लिखा है पूरा फार्मूला, हमने यहाँ पर लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर में जितना भी चेंज हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और एलिमेंट की संख्या कितनी है, ओनली 1 है। तो हमने 1 से क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका एन फैक्टर कितना आया, 5 आया कि नहीं आया। अब आपको यहाँ बताना है एन फैक्टर, किसका एन फैक्टर है। इसको हम क्या करें, यहाँ पे ऐसे दिखा दें आपको, ये देखिए, ये हमने ऐसे दिखाया आपको, ठीक है। ये तो रिडक्शन हो रहा है, आपको पता चल ही रहा होगा, ये रिडक्शन हो रहा है। ये एन फैक्टर हमने आपको बता दिया इसका, ठीक है। अब एन फैक्टर आई किसकी, इसकी बारी आई। अब हम इसका एन फैक्टर बताते। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें बताइए, यहाँ से +3 है, यहाँ पर +4 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 1, ओनली कितने, 1। और एटम बताइए कितने हैं, 2 है। कितना है, 2। आप यहाँ पर क्या लिखिए, 2। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 आएगा। और अब इसका आप बताइए, इसका आपको क्या बताना है, यहाँ पर जल्दी से इसका भी आपको क्या बताना है, वैलेंसी फैक्टर बताना है। नीचे एरो करके बता रहे हैं, इसका वैलेंसी फैक्टर करिए जल्दी से। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है।
कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है इसमें, यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +2, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है 5, तो यहाँ भी 5, कितने एटम है ओनली 1, तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर क्या आया 1 आया। अब इसमें भी इसका भी आपको वैलेंसी फैक्टर बताना है, इसका कैसे बताएंगे, इसका भी बिल्कुल जैसे बताएंगे जैसे हमने तीनों का बताया, इसका भी आपको बताना है। यहाँ पर देखिए हमें बिल्कुल उसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर में आपको क्या बताना है, चेंज बताना है, कितने का चेंज आ रहा है, जल्दी से बताइए कितने का चेंज आ रहा है। ये देखिए चेंज कितना है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, चेंज ओनली 1 है। और एटम कितने हैं, वो भी कितने हैं, एक एटम है। कार्बन का कितना है एटम है, एक, तो यहाँ पर क्या आया ओनली 1। बहुत ही सिंपल है, हमने बता दिया आपको मतलब आपको ऑक्सीडेशन एजेंट का है या रिड्यूसिंग एजेंट का है, वो आप फाइंड कर लेंगे, वो आपको पता है कि किस तरह से ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट किस तरह से पहचानना है, वो तो आपको पहचानना आता है, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें यहाँ पर लेना देना इससे है कि आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर दी जाएगी तो आप उसमें से कैसे उसका वैलेंसी फैक्टर फाइंड करेंगे हर एक एलिमेंट का, तो हमने आपको बता दिया। इसमें तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, तो आप बस क्या करिए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर उसके बाद आप देखते हैं, ये आपने यहाँ पर चार्ज लिख दिया मैग्नीशियम में +7 का, यहाँ पर मैग्नीज यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। और एलिमेंट कितने, एक है, कितने एक, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैलेंसी फैक्टर इसका क्या आया, मैग्नीज का वैलेंसी फैक्टर का आया 5। अब आइए यहाँ पर हमें कार्बन का बताना है, कार्बन पर कितने का चार्ज है, +3 का, यहाँ पर क्या है +4 का, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ ओनली 1, कितने एटम है यहाँ पर कार्बन के 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस पर देखिए ये कितने एटम है, एटम तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ कितना हुआ है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी देखिए इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज हुआ ओनली 1 हुआ, एटम कितना है ओनली 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने बता दिया किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन का आप किस तरह वैलेंसी फैक्टर फाइंड करेंगे। हमने हर एक स्पीसीज का वैलेंसी फैक्टर आपको डिटेल में समझाया है, बहुत ही डिटेल में समझाया है, ठीक है। आपको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अपने आने वाले लेक्चर नंबर 28 में डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंट मास किस तरह फाइंड करते हैं, किस तरह इक्विवेलेंट मास फाइंड करते हैं। किसी भी कंपाउंड, अगर आप मान लीजिए आपको कोई एक कंपाउंड दे दिया जाता है तो उसका इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करेंगे, उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास को हमें फाइंड करना सीखना है। वो भी किस तरह सीखेंगे हम, बिल्कुल ही सिंपल और सिंपल से सिंपल तरीका हम आपको बताएंगे अपने आने वाले लेक्चर में। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं, हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दिया है।